नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मनी मंत्र। में हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है जहां हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में करते हैं चर्चा। तो आज का विषय बहुत ही खास है क्योंकि अगर आप अपना पहला घर खरीदने की योजना बना रहे हैं और घर का या अपने आशियाने का मालिक होना कई लोगों के लिए एक सपने जैसा होता है और इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत, समझदारी और सही फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है ज़रूरत। पहली बार घर खरीदते समय आपको हर कदम बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि यही फैसला आपकी लंबी अवधि की जो वित्तीय स्थिति है उसको प्रभावित कर सकता है। सही प्लानिंग के बिना जल्दबाजी में लिया गया अगर कोई फैसला है तो वो आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। घर की तलाश में समय, आपके प्रयास और सही तुलना यानी कि आप कैसे कंपैरिजन करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफस्टाइल, बजट और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही आपको फैसला लेना चाहिए। तो अगर आप अपने घर के सपने को साकार करना चाहते हैं तो अगले इस आधे घंटे के शो को मिस मत कीजिएगा। हम कई अहम बिंदुओं पर घर लेने से जुड़ी जो है उन पर करेंगे चर्चा। आप जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। अच्छा, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि सबसे पहली ज़रूरत जो होती है, अगर आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं है तो वो होती है कि हम होम लोन लें। लेकिन होम लोन लेने के भी कई ट्रिक्स और टिप्स हैं और कैसे आप होम लोन की एक स्मार्ट तैयारी के साथ प्लानिंग कर सकते हैं, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो एक से ज़्यादा बैंकों की जो आप ब्याज दर है उसकी तुलना करें, यानी कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो सीधी सी बात है एक तय ब्याज दर पर वो आपको लोन दिया जाता है। लेकिन एक ही बैंक पर जाकर आप ये ना समझें कि मेरा काम हो गया। आपको अलग अलग बैंक्स जो है उनकी ब्याज दर का कंपैरिजन करना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ ईएमआई नहीं बल्कि कुल ब्याज लागत को भी समझे, यानी कि खाली ये नहीं कि आपने ये समझा कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना देना है, इसकी जो कुल लागत है उसकी मैथमेटिक्स को भी समझना बेहद ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आप डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो जो बड़ा कॉर्पस है उसमें से 15 से 20% का डाउन पेमेंट की तैयारी अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे आपकी वित्तीय स्थिति को कहीं ना कहीं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखता है। अब अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो उसका सबसे पहला प्री रेक्विजिट अगर हम माने तो ये है कि आपका जो सिबिल स्कोर है। सिबिल स्कोर क्या होता है? जिसके जरिए आप लोन लेते हैं उस स्कोरिंग मेथड को सिबिल स्कोर कहा जाता है। अगर वो आपका 700 से ऊपर होता है तो आपको अच्छा, हम कह सकते हैं एक अच्छा वो माना जाता है कि आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छा सिबिल स्कोर बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। जो आपकी लोन की प्रोसेसिंग फीस होती है, यानी कि जब आप फाइल को लॉगिन करते हैं, तमाम पेपर, दस्तावेज, कागजात लगाते हैं, उस प्रोसेसिंग फीस और जो हिडन चार्जेस हैं जो बैंक हो सकता है आपको पहले ना बताए, तो उसके बारे में गहन जांच पड़ताल जरूर करें। साथ ही जहां पर भी आपने प्रॉपर्टी लेने का मन बनाया है उसके कागज और लीगल स्टेटस जाने। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, क्या वो रेरा अप्रूव्ड है, क्या बिल्डर्स के पास वहाँ पर मान लीजिए कोई एक टावर है जहाँ आपने घर लिया, क्या वाकई में उस टावर को सोसाइटी में खड़ा करने की लीगल परमिशन उनके पास है। कुछ ऐसे छोटे छोटी टिप्स। लोकेशन और भविष्य की वैल्यू को समझे। जैसे कई बार होता है आपने कहीं पर मकान बुक किया, अब आपको पता है कि आगे 2 साल बाद वहाँ से मेट्रो जाने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में उस मकान की वैल्यू बढ़ना तय है। वहीं रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी जैसे जो अतिरिक्त खर्चे हैं उन्हें जोड़कर रखें। जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतना थोड़ा सा अलग अमाउंट मुझे जोड़कर रखना पड़ेगा ताकि वो इस फीस में जा सके। लोन की शर्तें और प्री पेमेंट की जो नियम है वो पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने लोन ले लिया, वो शर्तें और वो जो टर्म्स एंड क्लॉजेस बहुत छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, कृपया करके उसे ध्यान से पढ़ें। और रेरा रजिस्ट्रेशन और बिल्डर की साख की जांच करना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार आपने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अपने सपने पे लगाया है तो किस तरह से। अब घर खरीदना लेकिन पहले से बहुत आसान हो गया है। वो आसानी किस तरह से सरकार ने दी है और बैंकों में क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, आइए वो भी आपको समझाते हैं। क्योंकि घर खरीदना पहले माना जाता था कि आप एक रिटायरमेंट के बाद लोग घर बनाते हैं, लेकिन अब ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जो हमने देखा है। आइए आपको वो भी बताते हैं। तो ब्याज दरों में राहत से ईएमआई का दबाव अब कम है, क्योंकि क्या है हमने देखा कि आरबीआई ने अच्छा खासा रेट कट पिछले साल दिया, करीबन 5 से 6 रेट कट दिए हैं, जिसका असर बैंकों पर पड़ा और ईएमआईज कम हुई हैं। और कई बैंकों में फास्ट अप्रूवल है, सारा प्रोसेस ही डिजिटल है, तो आपको वो बैंक की लाइन में या फिर इस तरह से धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका नो योर कस्टमर वीडियो के ज़रिए भी हो जाता है और ये सुविधा जो है वो पेपरलेस है। तो जिस तरह से डिजिटल
हो रहे हैं बैंक, उसका फायदा अब लोन की पूरी जो प्रणाली है उसमें भी साफ तौर पर दिखाई देता है। और तेज लोन अप्रूवल और ये आसान प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं बैंकों को अब ये समझ में आ गया कि अगर उन्हें ग्राहकों को अट्रैक्ट करना है तो इस प्रोसेस को बहुत कम्बरसम, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना है। अब लचीली ईएमआई का ऑप्शन आपके पास है और प्री पेमेंट की सुविधा भी आपको दी जाती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो सरकारी स्कीम्स हैं उसका फायदा भी जो लोग हैं उनको मिलता हुआ नजर आता है। तो ये तो हमने आपको एक छोटा सा फिल्म का टीजर दिखाया है, लेकिन अब पूरी फिल्म दिखाने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जो एक्सपर्ट हैं इस होम बाइंग के पूरे क्षेत्र में। उनसे आपका तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ जयश्री कुरूप रियल एस्टेट विशेषज्ञ जुड़ी हुई हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ विकास चतुर्वेदी साहब, सीईओ जोनाडो रियलिटी, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जयश्री जी, पहला सवाल यही है कि जब भी कोई घर खरीदने का सपना लेकर आता है, जब कहते हैं कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, उसका जो 3 थंब रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए आपकी चेकलिस्ट में? सबसे पहले आप प्रिपेयर्ड हैं, जैसे आपने बताया सिबिल स्कोर, आप लोन लेते हैं टाइम पे उस अपने ईएमआईज भरते रहिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है वो टाइम पे कीजिए। आपको लगता होगा कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट से घर का क्या ताल्लुक, आपका सिबिल स्कोर उसी से उठता है। और ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ना स्पेंड करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं मगर आप बिल्कुल ही स्पेंड नहीं करते हैं तब भी आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि बैंक्स फिर आपका जायज़ा नहीं कर सकती कि आपका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले अपने सिबिल स्कोर को सही कीजिए और एक छोटी सी पूंजी इतना रखना कि 10 to 15% आपको जो पे करना होता है अपने हाथ से, लोन सिर्फ 80 to 85% आपको मिलेगा। द सेकेंड थिंग इज़ दैट आप पहले अपना रिसर्च खुद कीजिए। आजकल डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन सर्चेस हैं। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए कि कहाँ लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं, आप क्या खरीद सकते हैं। मार्केट में अब रेट्स देखने के कई मैकेनिज्म्स हैं। आप प्रॉपर्टी पोर्टल्स में जाइए, देखिए कि आपको जो घर चाहिए, अगर आप 3 बेडरूम का चाहते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो देखिए कि आप 2 बेडरूम खरीद सकते हैं उसी एरिया में। अगर नहीं खरीद सकते तो उसके अगल बगल में क्या खरीद सकते हैं। आपका सर्च प्रोसेस खुद ही करना होता है। बाकी आप फिर लोकल ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनसे पता कीजिए कि क्या अवेलेबल है उस मार्केट में। अगर बिल्डर को चूज कर रहे हैं तो ये देखिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। वो पहले दे चुके हैं, अच्छा घर दे चुके हैं, उनके 2-4 सोसाइटीज जाके विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। और जो उनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे क्रेन्स चल रही हैं, जहाँ क्रेन्स चल रही हैं, काम हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे डेवलपर को चूज़ कीजिए जहाँ उनके क्रेन्स चल रहे हैं, वो उनका काम जारी है। विकास जी, क्योंकि रियलिटी सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, अब ऐसे में सही प्रॉपर्टी के चुनाव के लिए किस तरह के विकल्पों को ध्यान में रखकर जो होम बायर है उसे घर से निकलना चाहिए? अंचल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और उसको आसान बनाने के लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है तैयारी। एक कस्टमर को सबसे पहले अपनी तैयारी ज़रूरी है। और वो तैयारी क्या होता है कि तब शुरुआत होती है जब सर के ऊपर नीड आ जाती है कि घर अभी ही लेना है। अगर थोड़ा सा समय पहले से अगर आप हमारे कस्टमर्स अगर तैयार हो सकें तो तैयारी के 2-3 हिस्से हैं। सबसे पहला कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या आपका पहला घर है। अगर आपका पहला घर है तो आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। सबसे पहली उसमें चीज़ है कि घर सेलेक्ट करने से पहले अपने लोन को सेलेक्ट कीजिए। बैंक्स आजकल 4 से 6 घंटे में भी आपकी एक प्री सैंक्शन निकाल के दे देते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपका बजट क्या है। तो मैंने खुद जब अपना पहला घर खरीदा था, मुझे अपने बजट का आइडिया नहीं था। आपकी सैलरी और आपके बजट का कोरिलेशन बैंक्स बड़े अच्छे से समझाते हैं। दूसरा, पहले ये समझा जाता था कि घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज लोन्स की फैसिलिटी इतनी आसान है कि आप बहुत कम ओन कंट्रीब्यूशन के साथ भी घर खरीद सकते हैं। तो पहला है, अपनी प्री सैंक्शन निकालिए। दूसरा, अच्छे से समझिए कि आप घर कहाँ लेना चाहते हैं। आपके परिवार का डे टू डे रूटीन क्या है, स्कूल कहाँ पे हैं, शॉपिंग कहाँ से करेंगे, ऑफिस आप कहाँ जाते हैं, और जहाँ लेना चाहते हैं वो कितनी कनेक्टेड है जगह। तीसरा, उस लोकेशन की समझ
आज के हिसाब से ही नहीं, जब आपको घर मिलेगा, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आज से 3-4 साल बाद उस लोकेशन का क्या होगा। पहले इंफॉर्मेशन बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट सब बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आज से 3-4 साल बाद उस लोकेशन का क्या होने वाला है। तो लोकेशन को चूज करना नॉट ओनली फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, बट ऑल्सो कि जब आपको पोजेशन मिलेगा तब क्या होगा। चौथा, अपने लोकेशन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले उसके अप्रूवल्स की क्लैरिटी नहीं होती थी, लेकिन आज रेरा ने बहुत आसान कर दिया है। आप रेरा की वेबसाइट पे जाके सारे के सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप घर के अप्रूवल्स के बारे में देख रहे हैं, तो अगर आप रेडी घर ले रहे हैं तो ओसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, फायर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कौन लोग रह रहे हैं वहाँ पे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस नेबरहुड को अपने लिए सूटेबल समझते हैं या नहीं समझते हैं। बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जैसे हमारे साथी कलीग ने कहा कि एक तो क्रेन चल रही है कि नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट विच इज नीडेड कि कंस्ट्रक्शन जिससे स्टार्ट हो सके। रेरा सर्टिफिकेशन के बिना कोई प्रोजेक्ट ना तो बेचा जा सकता है आज, ना उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा सकती जी। है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें कि पहला कदम घर खरीदने के डिसीजन से पहले तैयारी से शुरू जी, होगा। जी, जी। जयश्री जी, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से जब हम होम लोन का चुनाव करते हैं, उसकी तैयारी किस तरह से की जाए? सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, और ख़ास तौर पर जब हम कंपैरिजन करते हैं ब्याज दरों को लेकर। सबसे पहले ये देखें कि आपका कौन सा बैंक है। आपका बैंक जहाँ पे आप बैंकिंग करते हैं, अगर उनके रेट्स सही हैं तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। वो पेमेंट ईएमआई पेमेंट्स वगैरह में हेल्प करता है, और वो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप देखें सरकारी बैंक्स में बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं। अगर आपके सारे कंप्लायंसेस इन प्लेस हैं तो सरकारी बैंक्स में आपको लोन का रेट कम मिलता है। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। आपके सिबिल स्कोर के रेट पे भी के बेसिस पे भी आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है। द सेकंड थिंग इज़ दैट यू शुड सी वो उनका प्रोसेसेस क्या है। जैसे पिछले दिन हमने देखा था कि एक प्रॉपर्टी पेपर्स खो गए, ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक से खो गए। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको देखना है कि वो इंश्योर्ड है, बैंक को वो इंश्योर करना होता है। आपसे जो पेपर्स लेते हैं वो इंश्योर करना होता है। किस जी। बैंक के प्रोसेसेस सही हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप जब से आप नौकरी में हैं, कम से कम अपना 10% ऑफ योर सैलरी आप उसको कहीं पे डाल दीजिए, SIPs डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, सो दैट बिकम्स अ कॉर्पस फॉर यू कि जब आप खरीदने जाएंगे तो आपके पास आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और जैसे विकास जी ने कहा, आप पहले बैंक के पास जाइए, देखिए कि आपको कितना लोन मिलेगा। बिल्कुल। जितना लोन आप ले सकते हैं उसी के हिसाब से आप घर ढूंढें। जी। अगर आपको लगे, आज देख लीजिए बड़े शहरों में रेट्स इतने बढ़ गए हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज इतनी आ गई हैं कि आम आदमी के बाहर है, आम आदमी के वॉलेट के बाहर है। तो आप देखें कि जहाँ भी आप रहना चाहें उसके पेरिफेरी में क्या मिलता है आपको। और वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए आप सोना रोड में काम करते हैं गुड़गांव में, सोना रोड में प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप सोना में देखिए, सोना में अभी वो उसके पेरिफेरी में है, वहाँ पे रेट सस्ते हैं। और आप आई वुड से कि अगर आप कोई किसी प्लेस का जायजा करना चाहें तो आप वहाँ पे 1 साल के लिए रेंट पे ले लीजिए, और आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और कुछ सवाल जो खास तौर पर जब हम प्रॉपर्टी ले चुके होते हैं तब जहन में आते हैं। जैसे मुझे याद है जब हमने घर लिया था तो उसके बाद हमें ये बाद में बात पता चली थी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्री होल्ड होती हैं और कुछ लीज पर होती हैं। विकास जी, ख़ास तौर पर अगर आप घर का चुनाव करने जा रहे हैं तो क्या रास्ता सही है? क्या आपको उसी बिल्डर के पास जाना चाहिए या फिर उस विसिनिटी में जहाँ पर वो एरिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आता है, या फिर लीज भी कोई ऐसी मुश्किलात नहीं क्रिएट करती आगे आने वाले टाइम में? प्रॉपर्टीज भी गवर्नमेंट से लॉन्ग लीज होल्ड्स होती हैं, काफ़ी लंबी लीज होती हैं, एंड एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि
they will be automatically renewed. Renewed. So it's just a technical part. जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा साउथ बॉम्बे का और ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स का जो लैंड्स हैं वो ऑन लीज होल्ड्स हैं, तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है इसमें। और नेचुरली कस्टमर वुड वांट कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो तो क्या ही अच्छा है एकदम। लेकिन लार्ज सिटीज में कंस्ट्रेंट्स ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी इज देयर, तो इसीलिए जो लैंड अब अवेलेबल कराई जा रही है, हम डेवलपर्स को अपनी कंपनी से जब एडवाइस करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि देयर इज अ फेयर गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ नाउ लीज होल्ड प्रॉपर्टीज ऑन विच डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, एंड अच्छी लोकेशंस में ये कंस्ट्रेंट है आज। बट फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना मुश्किल सवाल जवाब देने का नहीं है। लेकिन विकास जी, कई बार ये चीज़ हो जाती है कि अगर हम जब कोशिश करते हैं घर खरीदने की, तो अब जैसे हाई राइजिंग सोसाइटीज़ हैं, लो राइजिंग हैं, फिर विलाज हैं, कस्टमर अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको तो देखता ही है, लेकिन किस तरह से, क्योंकि आप रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जब हम बात करते हैं हाई राइजिंग, लो राइजिंग सोसाइटीज़, विलाज, ऐसे में आने वाला जो समय है आप वो किस तरफ जाते हुए देखते हैं रियलिटी सेक्टर में? दो डेवलपमेंट साथ साथ हो रहे हैं इस टाइम अपने कंट्री में। पहला है कि सिटी के अंदर लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती जा रही है। जब वो लिमिटेड होती जा रही है तो हाई राइज इज द नेचुरल फिनोमिनन विच इज हैपनिंग, विच अलाउज द एक्सेस टू द बेटर पार्ट्स ऑफ द सिटी। कि कई सारी एक बड़ी सोसाइटी मिलके, जैसे मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट इज अ वेरी लार्ज डेवलपमेंट, लेकिन अगर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज देखें तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। जैसे हम कुछ डेवलपर्स को एडवाइस करते हैं, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जैसे वृंदावन, अयोध्या, ऋषिकेश, इन जगहों पे दीज आर द डेस्टिनेशंस व्हिच वर नोन, एंड अब वहाँ पे अनएक्सप्लोरेबल डेवलपमेंट्स का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बड़े सिटीज से भी आ रहा है, क्योंकि सबको यहाँ चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन अगर बड़े शहरों में आए तो हाई राइज इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन, एंड पर्टिकुलरली अफोर्डेबल कैटेगरीज में 14+ स्ट्रक्चर्स, 21+ स्ट्रक्चर्स आर वेरी फ्रीक्वेंट बिकॉज इट अलाउज एक्सेस। Otherwise it's very difficult. Projects will have to be built very far from the city, and access to the places of work for these consumers will be very difficult. जी. So दो डेवलपमेंट्स एक साथ हो रहे हैं, एक नीड को सर्विस कर रहा है जहाँ पे कि हाई राइज इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, बट पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि या तो विद इन 2 to 3 hours ऑफ ट्रैवल और कम्यूट फ्रॉम द मेजर सिटीज लाइक दिल्ली और बॉम्बे, या आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशंस लाइक अमृतसर, ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या, गोवा, जहाँ पे कि एक 2 से 2.5 घंटे का अगर फ्लाइट टाइम है फ्रॉम दी सिटीज, तो उसमें एक इंटरेस्ट आ रहा है। वहाँ पे बंगलो, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स विद अमेनिटीज एंड एक्सेस, कि आप बनाए चाहे ना बनाए शायद, लेकिन अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं बाय हैविंग बेटर फैसिलिटीज, आर 2 पैरेलल डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। जी जी। जयश्री जी, जब हम लोन की बात करते हैं तो ऐसे में जॉइंट लोन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, या फिर अगर हम सिंगल ओनर की तरफ जाते हैं जब लोन लिया जाता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है आने वाले भविष्य में? एक्चुअली अगर आप स्पाउसेस हो तो जॉइंट लोन लेना अच्छा है। दोनों को अभी रिबेट्स तो कम ही हो गई हैं। मैम झगड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सॉरी मैम, झगड़ा हो जाएगा आपस में, फिर क्या होगा? वो तो देखना पड़ेगा। अगर एक पर्सन ने लोन लिया तो वो उनको वो जो बेनिफिट्स हैं लोन के उनको मिलेगा। दो लोग हैं तो नॉर्मली स्प्लिट इसीलिए जॉइंट इसीलिए लेते हैं कि दोनों को उसके बेनिफिट्स मिले। और दूसरी बात ये है कि अगर आप घर को भी अगर रजिस्टर कर रहे हैं, वुमेन के नाम पे करो तो आपको लोअर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जॉइंट करे तो 1% ज़्यादा लगता है, अगर मैन के नेम पे हो तो 2% ज़्यादा लगता है। दीज आर स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ थंब, हर सिटी में यही होता है, यही लागू होता है। और अब हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद हम ये समझेंगे कि आजकल जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, और जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो पहले कहा जाता था कि रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस पर करेंगे चर्चा, वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए मनी मंत्र। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा,
अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद का स्वागत। और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने घर को खरीदने की जो प्लानिंग है वो सही और सटीक कर सकते हैं। मनी मंत्र के इस एपिसोड के जरिए हम तमाम उन केंद्र बिंदुओं पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से विकास जी का रुख करते हैं। विकास जी, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो माना जाता था कि अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो ये निवेश का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब इसमें जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से निवेश का विकल्प साबित हो सकते हैं होम बायर्स के लिए? सेकेंडली, कई बार जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें छोटी छोटी जगह निकालकर दुकानों के लिए भी आपको प्री पेमेंट ऑप्शन दिया जाता है कि आप अभी इतना % पैसा दे दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ से पैसा आना शुरू होगा। क्या ये भी बहुत अच्छे विकल्प हो जाते हैं निवेश के लिहाज से रियल एस्टेट में? देखिए, जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, बिकॉज बड़े सिटीज़ में व्हेन यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट, टिकट साइज बिकम्स वेरी लार्ज। स्टूडियो अपार्टमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द स्टूडियो अपार्टमेंट्स आर कमिंग अराउंड द CBDs, जो वर्क एरियाज हैं, तो उनका रेंट पे जाना बहुत आसान होता है और जनरली रेंटल यील्ड इज बेटर देन स्टूडियो अपार्टमेंट्स विच आर नॉट अराउंड द CBD एरियाज। तो अगर आप देख रहे हैं तो CBDs या कॉमर्शियल एरियाज के आसपास जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैं जहां लोग काम करते हैं उसके आसपास के एरिया में स्टूडियो अपार्टमेंट्स की यील्ड बड़ी अच्छी आती है। द सेकंड कैटेगरी विच इज अ नूक और अ कॉर्नर इन अ मॉल और अ रिटेल is still a category which is still to be understood by most of the most of the consumers. It is a very niche area. रिटेल में इन्वेस्ट करना काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन देख और समझ के करें किस तरह का फुटफॉल आ रहा है, मॉल की लॉन्जेविटी क्या मॉल है कहाँ पर और उसकी प्रॉपर्टी का किस तरह की लोकेशन है। बहुत अहम आपने ये बात कही। और जयश्री जी, एक आखिरी सवाल जो हमें मेल पे हमारे दर्शक ने पूछा, उन्होंने बोला कि जब आपको बड़े बैंक्स कई बार लोन नहीं दे पाते तो जो NBFCs हैं अगर वो आपको लोन दे रही हैं, जैसे दीवान हाउसिंग कंपनीज है और ऐसी और भी हाउसिंग कंपनीज हैं, तो क्या ये भी एक सही ऑप्शन है? जी, अगर आपको शेड्यूल बैंक्स या प्राइवेट बैंक से लोन नहीं मिल सकता है फॉर वट एवर रीज़न, आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है, कोई आप ये नहीं करते हैं, तो आपको NBFC से आप ले सकते हैं। NBFC लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है और उनके उनके स्कीम्स थोड़े टाइट होते हैं। मतलब आपको वो आपको देते आसानी से हैं, मगर आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है, वो महंगा होता है, मगर आप ले सकते हैं। जी, ये देखें कि जिस NBFC से आप ले रहे हैं उसकी जांच पड़ताल जरूर करें जाने से पहले, नहीं तो आप शायद किसी स्कैम में फंस सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप दोनों की इन तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों से खास तौर पर जिनको घर लेना है उनके बहुत से जहन में जो सवाल होंगे उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ पर जुड़ने के। लेकिन होम लोन लेते समय कई बार, जैसे कि अभी जयश्री जी भी बता रही थी, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे हमें बचना होगा और उन्हीं गलतियों से बचने के लिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप ना करें। सबसे पहले कि बजट से ज़्यादा महंगा घर खरीदने की गलती ना करें। सिर्फ कम EMI देखकर आप एक जो लंबी अवधि है उसको ना चुनें। साथ ही डाउन पेमेंट को आप कम रखना, ऐसी गलती ना करें। जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट होगी उतना आपको कॉर्पस कम देना होगा। कागजात और बिल्डर की अगर आप जांच नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं, तो ये भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। और इमरजेंसी फंड के बिना लोन लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जब आप आगे घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो। और जो थंब रूल्स जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि होम लोन लेने के लिए 5 मंत्र क्या है, आइए आपको वो भी बता दें कि EMI को, जो आपकी इनकम है यानी कि आपकी महीने की इनकम है, उससे 35 से 40% से ज़्यादा ना रखें। अच्छा सिबिल स्कोर आपको अच्छा लोन अमाउंट दिलवा सकता है। डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी बेहतरी होगी।
साथ ही सभी खर्च पहले से जोड़कर चले, यानी कि आप अगर ईएमआई निकाल देते हैं तो उसके बाद के खर्चों को आप जोड़कर चले ताकि आपको अगले महीने दिक्कत ना आए। अपनी ज़रूरत और बजट को देखकर ही घर का चुनाव करें। तो आज के मनी मंत्र में हमने चर्चा की कि किस तरह से घर आप खरीद सकते हैं, लोन के प्रोसेस को हमने आपको समझाया और ख़ास तौर पर एक चेकलिस्ट आपने ज़रूर बना ली होगी। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कोई एक नए विषय को लेकर जो कि आपकी ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ होगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।